और मान्यवर कांशीराम जी इनके 91वें जयंती दिन के मौके पर ये जो राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक चिंतन बैठक हो रही है, इस बैठक में उपस्थित भारतीय स्वाभिमानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष माननीय चंद्रेकवाल साहब, हमारे पुराने साथी, हमारे मित्र इंजीनियर मुबारक फराज साहब, मेरे और अभी महाराष्ट्र के लीगल एडवाइजर एडवोकेट इंद्रजीत कामले साहब, मंच पर विराजमान सभी मंचासीन महानुभाव और मेरे सामने बैठे और देश भर से इस चिंतन शिविर में आए हुए, चिंतन बैठक पे आए हुए भाई और बहनों, मैंने जो 21 पेजेस का लेटर भेजा था वो चिंतन करने के लिए भेजा था, मनन करने के लिए भेजा था, आत्म परीक्षण करने के लिए भेजा था और चिंतन मनन आत्म परीक्षण करके समीक्षा करने के लिए भेजा था, समीक्षा करके निर्णय लेने के लिए भेजा था और निर्णय पर अमल करने के लिए भेजा था। उन्होंने नहीं किया, इसलिए हमने किया। किसी को तो करना चाहिए। अगर वो करते तो ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता, ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। और वे हर बार अपने भाषणों में यही कहते हैं कि समीक्षा से डरना नहीं चाहिए। क्यों डर गए पता नहीं, लेकिन समीक्षा से नहीं डरना चाहिए था और उन्होंने समीक्षा नहीं किया तो हमने सोचा कि हमने समीक्षा करनी चाहिए और समीक्षा करने के लिए ये मीटिंग का आयोजन किया, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं। जैसे मुबारक फराज साहब ने कहा कि जो लोग मस्जिद देकर हाथ जोड़ते थे, मुसलमानों के साथ भाईचारा बनाकर रखते थे, आज वो मस्जिद की इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? और इसकी समीक्षा करने के लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई। आज वही बात है, 31 सालों से कल तक हम ईमानदार थे, निष्ठावान थे, त्यागी थे, समर्पण थे, सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे, भाषा सब कुछ अच्छा करते थे। आज अचानक गद्दार हो गए, आज अचानक बेईमान हो गए, आज अचानक भगोड़े हो गए, आज अचानक बेवकूफ हो गए, आज अचानक मूर्ख हो गए। तो हमने सोचा चला हमारी ही समीक्षा करें। ऐसा हमारे में क्या परिवर्तन आया? हमारे में क्या परिवर्तन आया 31 सालों में? साथियों, हमारे में कुछ परिवर्तन नहीं आया, इसलिए आप आए। ये हमारे दोनों की सादगी की जीत है। हमारी जो सादगी है ना, वही है ये बेईमानी पर ईमानदारी की जीत है, ये गद्दारी पर निष्ठावान की जीत है। ये साधारण चीज नहीं है, इसलिए हमने सोचा हम ही मीटिंग रखते हैं। मेरा एक स्वभाव है, हो सकता है वो दोष है स्वभाव में, मैं कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करता और कोई कहता है इसलिए भी नहीं करता। जब मुझे अंदर से आवाज आती है अभी करना चाहिए और वही करता हूं। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे ये करो वो करो, ऐसा करना चाहिए वैसा। मैं पहली बार घर से बाहर आज निकला, 28 जुलाई को मेरा पहला केडर कैंप पुणे में हुआ। दूसरे दिन मेरी मिसेस को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। 30 जुलाई से लेकर 5 सितंबर तक मेरी मिसेस
रूबी हॉल में 40 दिन आईसीयू में थी, तब से लेकर आज तक मैं घर में था, एक भी मीटिंग के लिए बाहर नहीं गया। दूसरी बात, किसी को फोन नहीं किया, मुझे फोन आया। अगर मैं बाहर घूमता, घर से बाहर निकलता तो ये चित्र और भी अलग होता। ऐसा मैंने नहीं किया, ना मैं करना भी चाहता था। कुछ ना करते हुए भी कुछ होता है, और वो हर दिन सोशल मीडिया पर है, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि लोग सत्य का ही साथ देते हैं, सही का ही साथ देते हैं, ईमानदारी का ही साथ देते हैं, त्याग समर्पण का ही साथ देते हैं, निष्ठा का ही साथ देते हैं। सिद्ध हुआ है, और ये आजमाया हुआ नुस्खा माना जाएगा। अगर हमने भी इसी तरह का व्यवहार किया, हमारे साथ भी यही होना चाहिए, यही होना चाहिए हमारे साथ भी। हमें भी बख्शना नहीं चाहिए अगर गलत किया तो। आज रमजान का महीना चल रहा है, शायद 2 मार्च से ये पवित्र और पाक महीना होता है, ऐसा हर बार हमारे मुसलमान साथी कहते हैं। इस पाक महीने का ये पाक निर्णय है, और इस पाक निर्णय में मुसलमान बराबर के शरीक। और मुझे गारंटी है, मेरे ऊपर मेरा यकीन है, भरोसा है, विश्वास है, वो देख उन्होंने मुसलमानों को अलग करने की कोशिश की, आदिवासी को अलग करने की कोशिश की। कैसे होगा राष्ट्रीय? तो हमने सोचा फिर से जोड़ा जाए। गाड़ी करके आ गए वो 4 व्हीलर कोल्हापुर से यहाँ तक। तो बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है, बोध गया मुक्ति आंदोलन, इस आंदोलन के लिए भारतीय कर्मचारी संघ का पूर्ण समर्थन है। और माननीय एच.एन. रेखवाल साहब की अनुमति लेकर भारतीय स्वाभिमानी संघ का भी पूर्ण समर्थन, भारतीय आदिवासी एकता परिषद का पूर्ण समर्थन रहेगा, और भारतीय आदिवासी कर्मचारी, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ का पूर्ण समर्थन रहेगा। क्या हमारा आंदोलन है, और इसका जो कार्यक्रम बनाना है विरोध करने का और समर्थन देने का और गलत बातों का विरोध करने का, बाकायदा इसका कार्यक्रम बनाकर आपको दिया जाए। साथियों, ये जो कार्यक्रम हम यहाँ ले रहे हैं, किसी के सामने नाक खुजाकर किसी को अपशकुन दिखाने के लिए नहीं। हे मराठीत म्हणा, नाक खजवून दुसऱ्याला अपशकुन करण्याचं, तशासाठी हा कार्यक्रम। हम हमारी समीक्षा कर रहे हैं, हमारी कमजोरियां ढूंढ रहे हैं, ताकि उस कमजोरियों को हम दूर कर सकें, और जो सही चीजें, सही बातें समाज को दे सके। साथियों, दूसरी एक बात यहां है, आज हर सवाल का जवाब आपके पास है, लेकिन उनके पास किसी भी आपके सवाल का जवाब नहीं। कोई भी सवाल का जवाब आपके पास है, जब हम वहां थे हमारे पास भी सवाल का जवाब नहीं, लेकिन आज है। कुछ समझ में आता है नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन जब हम वहां थे हमारे पास भी सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन आज हमारे पास सवाल का जवाब है। लेकिन आपके किसी भी सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं, इसलिए सोशल मीडिया पर अनर्गल बातें वो कर रहे हैं। जवाब होता तो जवाब देते, और जिसने देना चाहिए वो देता, वो ऐसा नहीं कर रहे। इसलिए हमने सोचा चिंतन बैठक होना चाहिए, और हमारी समीक्षा कर रहे हैं, दूसरों की नहीं, उनकी तो बिल्कुल ही नहीं, हम हमारी कर रहे हैं। जब गलतियां पता चलेगी तब उसको दूर किया जाएगा। हमारे अंदर कुछ स्ट्रांग बातें होती है, कुछ कमजोर बातें होती है, कुछ कमजोरियां होती है, कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं, कोई वीक पॉइंट्स होते हैं, तो कुछ स्ट्रांग पॉइंट्स होते हैं। पता चलेंगे तो वीक पॉइंट्स खत्म करेंगे, कमजोरियां खत्म करेंगे, इसलिए हम समीक्षा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये कार्यक्रम वर्धा में क्यों रखा। वर्धा का भी एक इतिहास है, वर्धा वालों को पता है या नहीं मुझे जानकारी नहीं, लेकिन वर्धा का भी एक इतिहास है।
वर्धा में वसंत साठे नाम का कांग्रेस का एक आदमी था और इंदिरा गांधी कांग्रेस का था, लेकिन आरएसएस और इंदिरा गांधी के बीच का मीडिएटर, उसको समाप्त करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने श्री कृष्ण उबाले, नाम मालूम होगा शायद, वो बैंक एक्टिविस्ट था, उसको आगे किया और वसंत साठे को 1984 में परास्त किया। इसी वजह हम ऐसे कार्यक्रम यहां नहीं रखते। बाबा साहब ने नागपुर में ही कार्यक्रम क्यों रखा? दीक्षा भूमि का, यहां से ही बिगुल बचाया था उनके विरोध में, क्योंकि कल ऐसा हो सकता है सोशल मीडिया, अरे ये तो बापू के पास हुए, हम बापू के पास नहीं है। भाई शास्त्री दिमाग को जानते हैं ना, खुरापति दिमाग को जानते हैं ना, अरे तो बापू से चल रहे हैं, हमारी परंपरा है यहाँ, और ये नाग की भूमि है, इसलिए जानबूझकर यह कार्यक्रम रखा है। अभी उनको पता चलने में देर हो गई तो हम क्या करें? और अभी प्रेम ने कहा कि वो ऐसा कहेंगे, उनको आदत है, अरे वो जो 150 लोग थे उसमें 50 लोग मैंने ही भेजे थे। मैं प्रेम को भी कहना चाहूंगा, 50 नहीं 150 लोग उनके, ये जो 250-300 अब सभी उनके हैं ना, हमारा कोई था, अब हमारे होंगे तो उनके हैं ना। और ये उनका और एक तरीका है कहने का, 99.99.99.99 कितना फर्क पड़ा है, अब पता चलेगा कितना फर्क पड़ा। जब ईमानदार लोग, चरित्र वाले लोग सामने आते हैं तो अभी होगा ना। फिर भी हम उनके विरोध में कदम उठाने के लिए खड़े नहीं हुए हैं। हम हमारा आंदोलन बचाना चाहते हैं, हम हमारा मिशन बचाना चाहते हैं और अगली आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं। हमारे बच्चे हमें यहाँ पकड़कर ऐसा नहीं कहे, अरे पापा डैडी अब कहाँ थे जब ये सत्यानाश हो रहा था, ऐसा ना हो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो इस बात की आपको भी इसका अंदाजा होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और आप लोगों ने गद्दारी का जवाब दे दिया है, 500 प्लस त्याग पत्र गद्दारी का जवाब है। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स, ये स्फूर्त है। किसी ने भी कहा नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा इस्तीफा दे दो, रेखवाल साहब को किसी ने नहीं कहा इस्तीफा दे दो। जब भी वो गद्दार कहते थे 5 इस्तीफे आते थे, फिर गद्दार कहते थे फिर 5 आते थे, फिर गद्दार कहते थे फिर यूनिट का आता था। अभी बंद हो गए तो इस्तीफा भी बंद हो गए। तो अब हम उनको अनुरोध करेंगे, आप गद्दार कहो, लोग तैयार है वेटिंग में इस्तीफा लेकर। अभी हमारे आरडब्ल्यू मेसराम सर यहाँ है, कल डाला उन्होंने, पार्श यूनिट के 11 लोगों ने डाला अभी मतलब अभी उस गद्दार कहोगे, उनको ये भी नहीं पता चल रहा कि रिएक्शन से एक्शन होता है। वो न्यूटन का गति विषय का तीसरा नियम है ना, गति विषय का तीसरा नियम है स्पीड का, ऐसे होगा ना। अब जब तक वो गद्दार कहेंगे तब तक इस्तीफे लोग देंगे, और उन लोगों को कोई भी नहीं कह रहा है कि आप इस्तीफा दें। ये स्फूर्त है, स्पॉन्टेनियसली है। गद्दार कहोगे इस्तीफा, अब किसको कहोगे इस्तीफा। इतना अनुभव है, इतना तजुर्बा है, फिर भी समझ नहीं आ रहा। हर भाषण में कहा जाता है मैं 18-19 महीने से 18-19 साल से काम कर रहा हूं। ये तो कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं। इसका कोई जवाब नहीं इनके पास। साथियों, समाज से कार्यकर्ता निर्माण होता है, कार्यकर्ता से पदाधिकारी निर्माण होता है, पदाधिकारी से नेतृत्व निर्माण होता है। अगर पदाधिकारी नहीं तो नेतृत्व नहीं,
कार्यकर्ता नहीं तो पदाधिकारी नहीं, और शुभचिंतक हितचिंतक समर्थक नहीं तो कार्यकर्ता नहीं। तो नेतृत्व ने पदाधिकारी का सम्मान करना चाहिए, पदाधिकारी ने कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए, कार्यकर्ता ने शुभचिंतक हितचिंतक समर्थक का सम्मान करना चाहिए, और शुभचिंतक हितचिंतक समर्थक लोगों ने समाज का समर्थन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तब जाके सम्मान आपको मिलेगा। आप अगर दूसरों का अपमान करोगे तो कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम हो रहा है। मैंने लिखित सवाल पूछा, जवाब नहीं मिला, इन्होंने मौखिक सवाल पूछा, जवाब नहीं मिला, तो क्या करें? चिंतन करें। इन्होंने मौखिक पूछा ना, मैंने लिखित पूछा, दोनों को नहीं मिला, दोनों सीईसी वाले। और भी एक क्वालिटी हम में एक है, दोनों मास्टर है, दोनों टीचर है। तो सवाल ना मिलने पर यह हो रहा है। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो मेरे ऊपर संगठन ने जिम्मेवारी लगाई है, कठिन, सबसे बड़ी, गंभीर, और वो कहां तक हम संभालते हैं पता नहीं, लेकिन आपने साथ सहयोग दिया तो संभाल पाए। ये तो काटेरी मुकुट होता है, कांटे वाला से थॉर्न, क्या बोलते हैं उसको, कांटे का सिंहासन है, हाँ, कांटों का ताज है, बहुत खतरनाक होता है। लेकिन फिर भी अगर आपने साथ सहयोग दिया, अब वहां जैसा होता है यहाँ बिल्कुल नहीं होने वाला, इसके मतलब उल्टा ही होगा जो वहां होता था उसके। साथियों, अभी हम लोग बहुत बड़ा निर्णय ले रहे हैं, बड़ा नहीं सही निर्णय ले रहे। बड़ा भी इसलिए बोल रहा हूं, वो भाषण में हम बड़े बड़े निर्णय लेते, बड़े बड़े नहीं लेने चाहिए, सही निर्णय। बड़ा से सही परफेक्ट है, इसलिए हम ये बहुत बड़ा और सही निर्णय ले रहे हैं। एक नया इतिहास बना रहे हैं, नया इतिहास रच रहे। हो सकता है इसको देर हो गई तो मालूम, ये हमें मंजूर है, देर हो गई। और मुर्दे लोग इतिहास नहीं बनाते, जिंदा लोग इतिहास बनाते। हम बना रहे। हमारी दोनों को भी उम्र 65 है, ये भी और एक साल में तो ये जो निर्णय लिया है और आपने जो जिम्मेवारी दी है, इस जिम्मेवारी को हम सभी ने पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, त्याग समर्पण भावना से, कर्मठता से और पूरी ऊर्जा से अगर निभाने की और मिलजुल कर निभाने की कोशिश की तो हम सफल हो सकते हैं। और इसके पहले हमने ही सफल किया है। किसने किया है? आप ही है ना। फील्ड में जाने वाले, लोगों को तैयार करने वाले, विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस को इकट्ठा करने वाले, वो थोड़ी जाते फील्ड में, हम जाते हैं। हमें देखकर लोग पैसा देते हैं ना, तो हमारे पास वो अनुभव भी है, उद्देश्य भी वही है, विचारधारा भी वही है, केवल संगठन का नाम बदला। और वो भी इसलिए बदला है, उसका भी कारण जाते जाते बता। कांशीराम जी सफल क्यों हुए, हमने इस पर चिंतन किया। तो उन्होंने आरपीआई को छोड़ा, इसलिए सफल हुए। बहुत सारे लोगों को जानकारी है या नहीं मुझे मालूम नहीं, कांशीराम जी आरपीआई के सबसे बड़े नेता थे, कार्यकर्ता थे। इतने बड़े थे कि पूना का एक महापौर आरपीआई का कांशीराम जी ने बनाया था, उसका नाम था बाबू साहेब चौहान। तो जब वो काम करते थे, उनको पता चला कि यहां कुछ होने वाला, अब ये करने भी देने वाले नहीं, तो महाराष्ट्र उन्होंने छोड़ा, उत्तर प्रदेश गए और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई और 1991 को 7 साल में उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए। छोड़ने के बाद
तो हमने भी सोचा 2003 को लोग अलग हो गए, 1996 को अलग हो गए, 2006 को अलग हो गए, 2009 को, 12 को, 14 को, 17 को, 19, 18, 19 को, 22 को, अब 24 को, ये सफल क्यों नहीं हो रहे? बामसेफ को नहीं छोड़ रहे। तो हमने सोचा छोड़ना चाहिए। नहीं तो वो ऐसा ही हमारा ही नाम लेके घूम रहे हैं। अभी हम नाम नहीं खत्म, आज लास्ट, ये भी इन्होंने लिया, ये लास्ट। अभी ये नाम लेंगे भारतीय स्वाभिमानी संघ। निर्णय भी क्यों लिया? अभी हमारे उनका कुछ एक अक्षर भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। देखते हमारे में आप में क्या है, वो इसके आधार पर बनाएंगे, नया बनाएंगे, खुद का बनाएंगे। इसलिए बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों ने हमारे बुजुर्ग, हम जैसे बुजुर्गों पर, उम्र दराज लोगों पर, बूढ़े लोगों पर दी है। लेकिन हमने ये जिम्मेवारी इसलिए ली है कि हम ये जिम्मेवारी 2 साल में आपको देने वाले हैं। 25 साल तक चिपक के रहने वाले नहीं है। बराबर कह रहा हूँ? नहीं तो हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहिए ज्यादा से ज्यादा दूसरी टर्म। जॉर्ज वॉशिंगटन पहली बार अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष हुए और उनका बायलॉज में प्रबंध था, सुविधा थी, एक बार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का टर्म एक बार ही होना चाहिए। तो लोगों ने आग्रह किया कि आपने इतना बड़ा काम किया गुलामों के लिए, और एक बार ले लो। तो लोग आग्रह के खातिर उन्होंने दूसरी बार लिया, तीसरी बार कभी भी उन्होंने अध्यक्ष पद का दावा नहीं किया, छोड़ दिया। मरते दम तक हम ही और कहेंगे नेतृत्व के विरोध में बोल रहे हैं, और मरते दम तक हम ही। अभी हम ये नौजवान लोगों के कंधे पर ये बोझा डालना चाहते हैं। और आपने भी अभी परावलंबी नहीं बनना चाहिए। ये जो 2 साल या और 2 साल, अगर 4 साल का आपको भी अनुभव मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा, सीखने को मिलेगा, तो आपने ये जिम्मेवारी खुद उठानी चाहिए। बस हो गया। हम बूढ़े लोगों को अगर गलत आदतें लगती है ना, हम सारा छोड़ते ही नहीं। क्यों छोड़ते नहीं? आप आगे नहीं आते। कैसे आगे नहीं? विकल्प क्या है? और खुद के डर है। केडर किस लिए बनाया? फिर विकल्प ढूंढने के लिए या खुद विकल्प बनने के लिए? केडर itself is a alternative. केडर itself is alternative. हम केडर पूछ रहा है, मग उपाय काय? बस तिथं उपाय काय? केडर आहे, दया आती है, करुणा आती है। गलत को गलत कहने से कुछ नहीं होता, गलत को सही करने से फर्क पड़ता है। गलत को गलत तो सभी कहते, लेकिन गलत को सही करने का है, उनको नहीं, हमको। हम गलत के अब सही बन रहे हैं ना। अरे हमने भी 31 साल समर्थन दिया, तो हमने भी गलती की ना, हम मान रहे हैं आपके सामने कि हमने, और आपसे माफी चाहते खुली तौर पर। इसलिए चाहते हैं बहुत लोग मुझे सवाल 30 वर्षानंतर कळलं तुम्हाला? 31 वर्ष कळलंच नाही? 31 साल लगे समझने के लिए डीआर होल्सर मुझे को। जवाब पहले मराठी में,
एकाच विषयावर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 2 किंवा अधिक ठिकाणी मत प्रदर्शन केले असेल आणि त्यात भिन्नता असेल तर त्यातले कोणते मत प्रमाण मानायचे असा अभ्यासकांना प्रश्न पडू शकतो. अशा वेळी खुद्द बाबासाहेबांनीच याबाबतचा निकष लिहून ठेवला आहे. त्यांनी आपल्या थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स भाषावार राज्याविषयी लिहून ठेवला आहे. 1955च्या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत म्हटलं आहे, जबाबदार माणसाला पुनर्विचार करण्याचे आणि आपले विचार बदलण्याचे धैर्य असले पाहिजे. मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं, अगर एक आदमी ने एक ही मुद्दे पर अगर 2 विचार व्यक्त किए तो उनका कौन सा विचार सही मानना चाहिए, तो बाबा साहब कहते हैं उसका दूसरा यानी आखिरी विचार सही मानना चाहिए. और ये आखिरी विचार कहने के लिए उसके पास साहस होना चाहिए. हाँ, ये गलती हमने की, वो साहस दिखाया. 31 साल बाद क्यों ना हो, लेकिन हम सच तो बोले, अरे ये गलत हो रहा है. और जब दिखाई दे रहा है और कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई दे रहा है, वो वीडियो दिखाई दे, फिर तो ये जिनके साथ हम काम करते थे उन लोगों से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं, कोई निजी दुश्मनी नहीं. हमने भी उनके कोई गधे घोड़े मारे. मेरे पास भी गधे घोड़े नहीं है, शायद उनके पास भी नहीं हो. लेकिन जिस महान मकसद के लिए हमने हमारी जिंदगी लगाई, 65 साल की उम्र है, 40 साल लगाए हैं. मेरी 65 साल की उम्र है, 31 साल लगाए, आधी जिंदगी लगाई. तो ये जो आधी जिंदगी लगाई जिस मकसद के लिए, वो महान मकसद और उनकी कार्य प्रणाली और वाणी और व्यवहार में अंतर हो रहा है. बहुत बड़ा अंतर पड़ रहा है. उनकी वाणी और व्यवहार से वो महान मकसद पूरा होगा ऐसी उम्मीद अब नहीं है. उम्मीद ही नहीं है. उम्मीद थी तब तक थे, अब उम्मीद नहीं है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहा है. ऐसा हम होने देना नहीं चाहते. कम से कम ऐसा करने वाले का साथ भी नहीं देना चाहिए. और इसलिए ये निर्णय लिया है. बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं 1916-17 में राजनीति में आए, 1925 को आपको कांशीराम जी ने 84 को पार्टी बनाई, 91 को सत्ता में आए, 7 साल में रिजल्ट दिया. 25 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष, 25 साल 2000 से 2025. वही बताते हैं. कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, फिर विधानसभा का प्रमुख नेता कौन चुनना चाहिए, उसके लिए दिल्ली से आदमी आता है, फिर वो उनका इंटरव्यू लेता है. वो अपनी स्टाइल में बताए मुझे इतना नहीं आता, ये भी अच्छा है उतना नहीं आता. और वो बताते हैं कि फिर वे फला फला को चीफ मिनिस्टर बनना है. आपकी क्या राय है? माझं भी त्योच म्हणणं आहे, माझं भी त्योच म्हणणं आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण व्हायला, माझं भी त्योच म्हणणं आहे. किती वर्ष, कितने साल. मेरे जैसा मैं जब दूसरों को तैयार करता हूं तब उसको नेता कहता हूं. किसी को भी नहीं, दूसरों को. मेरे अंदर की भावना उसके अंदर जगानी होगी, मेरा अंदर का तजुर्बा उसके अंदर में जाना चाहिए, मेरा स्किल उसके अंदर में होना चाहिए, तब मेरे जैसा बनेगा ना. मैं ही बना रहूंगा तो आपका अनुभव कब आएगा? हाँ, वो वहां कितने ही साल रहे, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन यहाँ हम कम से कम ज्यादा से ज्यादा 4 साल, मतलब 2 टर्म, इससे ज्यादा नहीं. इस तरीके से अगर हम काम करते हैं साथियों, तो हम हमारा पूरा का पूरा. अब कांशीराम जी को अगर सभी का साथ मिलता ना,
तो केवल यूपी में नहीं, आज पूरे भारत में सत्ता है। इस वाक्य पर आप गौर करें घर में जाने के बाद। कांशीराम जी को अगर सभी का साथ मिलता 91 में, अब उसके बाद तो पूरे भारत में बहुजन समाज की सत्ता है। उस समय कांशीराम जी ने कहा था, नेता नायक दुश्मन से लड़ता है, नालायक अपनों से लड़ते हैं। ये कांशीराम जी का सेंटेंस है। किसके लिए? उस समय जिन्होंने विरोध किया था उनके लिए। सोशल मीडिया हमें तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। ये उनके लिए था। अगर उनको सभी ने समर्थन दिया, समाज का राज होता, मूल निवासी लोगों का राज होता, नागवंशी लोगों का राज होता, तो ये यहां से आगे ये ना हो, कम से कम उसमें हम सहभागी ना हो, इसके लिए ये निर्णय लिया गया है। साथियों, मैं अभी 6 हो गए, कितना समय? 12 मिनट बाकी है सर। अभी संगठन की पॉलिसी क्या होगी इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूंगा। अभी काम कैसे करना है, हम पुराने तरीके से यहां से आगे काम नहीं करेंगे। आपको बात आता है नहीं आता है, सही लगता है नहीं लगता है, देख लेना। संगठन का ढांचा बायलॉज के अनुसार होगा, ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के मर्जी के अनुसार। बायलॉज के अनुसार होगा, संविधान के दायरे में नहीं होगा, किसी के मन मर्जी से नहीं चलेगा। और बायलॉज की सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जाएगी, उसकी कॉपी दी जाएगी। आज बामसेफ के किसी भी आदमी के पास बायलॉज की कॉपी नहीं है। हम सीईसी के सभी लोगों को, सभी प्रदेश पदाधिकारियों को, सभी जिला पदाधिकारियों को जो मांगेगा उसको देंगे। अभी हमको कुछ गलत करना ही नहीं तो देने में क्या प्रॉब्लम? गलत करना ही नहीं ना, जिसको गलत करना है, छुपाना है, वो करता है ऐसा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या ये दूसरा सेंट्रल वर्किंग कमेटी हो सकती है, और वो एससी के 3, एसटी के 2, ओबीसी के 4, उसमें माइनॉरिटी का आएगा। ये ढांचा रहेगा, और जब तक नहीं मिलते लोग, तब तक जो लोग उपलब्ध है उनके साथ काम किया जाएगा, और जब मिलेंगे उनकी जगह खाली रखी जाएगी। जैसे ही मिलेंगे उनको वहां रखा जाएगा। तो इस तरीके से बायलॉज के अनुसार काम होगा। यही फॉर्म 2 दिन की होगी और पूरी राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा होगी। हर महीने में स्टेट की मीटिंग होगी, उसमें स्टेट की समीक्षा होगी। ये पहले संडे को, हर 15 दिन में दूसरे सैटरडे को और चौथे सैटरडे को जिले की मीटिंग होगी, जिले की समीक्षा होगी। हर हफ्ते में एक बार मंगलवार हो, बुधवार आपकी सुविधा के अनुसार हर तहसील की मीटिंग होगी, ब्लॉक की मीटिंग होगी। उसके बाद उसके मिनट्स लिखे जाएंगे, उसकी एक कॉपी वहां रखी जाएगी और दूसरी कॉपी उसके ऊपर के ऑफिस को या यूनिट को दी जाएगी। यह इतिहास है, यह इतिहास बना है। इतिहास से हमें सबक मिलेगा, पता चलेगा कि हमने क्या निर्णय लिए थे और कितने निर्णय पूरे किए और कितने निर्णय अधूरे हैं, अधूरे निर्णय पूरे कैसे करेंगे। आर्थिक व्यवहार में पारदर्शिता होगी, बिल्कुल पारदर्शिता होगी। कितने फुल टाइमर है, उनको कितना मानधन है, सभी को पता चलेगा। और सभी को नहीं तो कम से कम सीईसी वालों को पता चलेगा। उनके सामने होगा सब, उनकी अनुमति लेकर होगा, उनके अनुमति के बगैर कुछ भी नहीं होगा। और जैसे हमारे देवाकर सर ने कहा कि सीईसी ही सर्वोपरि हो, कोई व्यक्ति नहीं होगा। खरीदने के बारे में जो निर्णय होगी सीईसी में होंगे। कहा खरीदनी है, आपको किसके नाम खरीदने, पूर्ण पारदर्शी। सीईसी में पहले मंजूरी होगी, कहा कार्यक्रम लेना है, क्यों कार्यक्रम लेना है, कौन सा कार्यक्रम लेना है, क्या विषय है, क्या टारगेट है, ये सारा तय होगा। उसके बाद कार्यक्रम लिया जाएगा और इसका रिकॉर्ड होगा। ये सारी चीजें अगर हम करते हैं साथियों, तो सभी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी पॉलिसी रहेगी, अब मैं बंद हम चालू, मैं बंद
मैंने किया 18-19 महीने से किया, सॉरी सालों से किया, ऐसा नहीं होगा। हमने किया, हम सभी ने किया। अच्छा लगता है। मेरी की ही उम्र काउंट नहीं करनी चाहिए, सभी की उम्र काउंट करनी चाहिए, सभी का अनुभव काउंट करना चाहिए, सभी का त्याग, समर्पण, बलिदान, कुर्बानी सभी की काउंट होनी चाहिए। कोई भी काम अकेले से नहीं होता, सभी का साथ होने से होता है। तो यहां से आगे मैं बंद, हम शुरू। Who is leader? A person who is responsible for all others' performances is a leader. A person who is responsible for others' performances is a leader. जो दूसरों के यश और अपयश के लिए जिम्मेवार होता है उसी को लीडर कहते हैं। यश आया मेरा क्रेडिट, अपयश आया इनकी वजह से, ये बाहर जा रहे, नहीं तो मैं करने ही वाला था। अरे 2003 में ये गए, 2006 में ये गए, मैं करने ही वाला था। 2009 में गए, मैं करने ही वाला था। 2012 में गए, अब मैं करने ही वाला था। 2015 में गए, अब मैं करने ही वाला था। 2017 में गए, अब मैं करने ही वाला था। 2022 में गए, अब तो फाइनल हो गया था। 2024 के गए, अब क्या करो बताओ। हम जिम्मेवार हैं। मुझे लगता है आज तक मैं और रेकवाल साहब भी ऐसे होंगे, हमको नहीं निकाला है, हमने संगठन छोड़ा। बहुत बार वो कहते ना पिछवाड़े पर लात वगैरह को, हमने नहीं किया, हमने छोड़ दिया। अभी हम गलत शब्दों का हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, कर सकते हैं नहीं करेंगे। तो अब मैं बंद, हम शुरू। बाबा साहब का जो संविधान है उसमें लिखा है हम भारत के लोग, तो हम भी कहेंगे हम संगठन के लोग। कौन है हम में? एससी है, एसटी है, ओबीसी है, एनटी है, डीएनटी है, बीजेएनटी है, मुसलमान है, सिख, क्रिश्चियन है, क्या बोलोगे, सिख, क्रिश्चियन, लिंगायत है, सब है। हम भारत के लोग। मैं अकेला ही मैं डीआरओ, क्या करेगा अकेले? तो भारत के संविधान का भी सम्मान करेंगे और यहां से आगे मैं बंद। कोई भी कार्यकर्ता मैं नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता अकेला कुछ भी नहीं कर सकता दूसरों के साथ सहयोग के बिना। इसलिए मैंने नहीं, मैं केवल कारण रहा हूं, उसके लिए कारण रहा, बस ये सब इन्होंने किया है। अरे ऐसा कहोगे तो लोग कहेंगे आपने किया है, आप कहोगे मैंने किया है तो लोग कहेंगे फिर जा। तो ये मैं बंद, हम शुरू। दूसरी पॉलिसी है, कोई भी राष्ट्रीय स्तर का निर्णय लेना है तो सीईसी में होगा, और सीईसी सबसे ऊपर होगी, सर्वोच्च होगी। सीईसी अपना अधिकार डेलीगेट नहीं करेगी, दूसरों को अधिकार नहीं देगी कि सारे अधिकार निर्णय लेने का अधिकार, बिल्कुल नहीं देगी। हम हमारा अधिकार सुरक्षित रहेंगे, और सीईसी को चुनने का अधिकार स्टेट को रहेगा। मुझे चाहिए, ये मेरे अनुकूल है, ये नजदीकी है, मेरी जाति का है, उपजाति का है, मेरे प्रांत, ऐसा नहीं होगा। महाराष्ट्र में कितने लोग चाहिए ये महाराष्ट्र के लोग तय करेंगे, बिहार में कितने लोग चाहिए बिहार के लोग तय करेंगे, झारखंड में कितने जो झारखंड वाले तय करेंगे, छत्तीसगढ़ में कितने सीईसी में होने, वो सीईसी के लोग उनके प्रतिनिधि होंगे, रिप्रेजेंटेटिव। अब सीईसी वालों को ही पता नहीं है। क्या नाम उनका, राष्ट्रीय किसान मोर्चा वाले, उनको क्यों नहीं कहा? जब डॉक्टर हसनाळकर महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे, मैं सीईसी में था, तो उनको निकाल दिया, लिटरली बता रहा हूं, और मुझे मालूम ही नहीं। अब मैं सीईसी में, तो एक साधारण कार्यकर्ता ने मुझे फोन करके पूछा, डॉक्टर हसनाळकरला काढलं म्हणते, म्हणलं मला नाही ना, म्हणलं तुम्ही सीईसी मध्ये, म्हणलं हो, महिला आहेत असा शब्द वाईट वापरला त्याने, कशाचं काय?
सांगितलं नाही. काहीच माहित नाही, शिशीलाच माहित नाही, काढून बी टाकलं प्रदेशाध्यक्षाला. इथे विलासकरात तो राष्ट्रीय प्रभारी. लोग जब सवाल पूछेंगे तो हमारे पास तर्क संगत और सही जवाब तो होने चाहिए लोगों को देने के लिए. इसके लिए तो बताओ, पता ही नहीं. आईसीसी से नहीं, उसको पूरा पावर होगा और पूरा पावर उसको दिया, किसी के सुविधा अनुसार नहीं होगी. दूसरा, ज्योग्राफिकल नेटवर्किंग होगा सीईसी में और सोशल नेटवर्किंग होगा. चेहरा होगा एक देश का, भारत का, बहुजन का, कॉन्स्टिट्यूशन का. तो ये हम प्रयास करेंगे. अगर हमने नहीं प्रयास किया तो आपको नियंत्रण करना है. यहीं से बोल रहा हूं मैं. अरे आपने तो भाषण में बढ़िया किया था, ये आप तो नहीं कर रहे. बोलो, पूछो, जवाब मांगो. अगर ऐसा होता है तो हम भी सही काम करेंगे, नहीं तो हम भी सही काम नहीं करेंगे. किसी के ऊपर ज्यादा भरोसा मत करो, रोने को आता है. किया ना, खुद से ज्यादा किया. महापुरुषों का दर्जा दिया, खुद पर से भी ज्यादा भरोसा किया. परिवार को छोड़ा, नौकरी को छोड़ा. ये हो सकता है ऐसा लगा, और समाज मुक्त हो सकता है परेशानी से, ऐसा लगा इसने किया. अब बोला इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए, प्राप्त परिस्थिति को ध्यान में रखकर करना चाहिए, सत्य को जानने के बाद करना चाहिए. गलत किया तो ये यहां से नहीं होना चाहिए. दूसरा, जो पॉलिसी होगी राष्ट्रीय, एक 10 मिनट में, ये मुझे लगता है ये विवाद के मुद्दे पर छोड़ देते हैं हम. ये मैं ऑनलाइन मीटिंग होगी या फिजिकल, तो अभी तो मीटिंग होगी, अब तो खुले गद्दार रहेगा. फिर भी जाते जाते एक पॉलिसी बता रहा हूं, हम किसी को भी गद्दार नहीं कहेंगे, हम किसी को बेईमान नहीं कहेंगे, हम किसी को भी मूर्ख बेवकूफ नहीं कहेंगे, हम किसी की भी हिंसा करने का समर्थन नहीं करते, हम किसी के हत्या करने का समर्थन नहीं करते, हम किसी का बंदोबस्त करने का समर्थन नहीं करते. ये हमारी पॉलिसी बता रहा. भारतीय स्वाभिमानी संघ, भारतीय कर्मचारी संघ, यहां से अगर कोई कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर से लेकर तालुका स्तर तक बाहर गया अपनी मर्जी से या कुछ गलत, फिर भी हम उसको गद्दार नहीं करेंगे, फिर भी बेईमान नहीं कहेंगे. ओ ठीक है, आपकी मर्जी नहीं, ओके, आपके मर्जी से दूसरा काम, आपको हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन हम गद्दार नहीं करेंगे. गद्दार शब्द पर, बेईमान शब्द पर, भगोड़े शब्द पर पाबंदी लगाएंगे. हमारे अंदर नहीं कहेंगे. क्या तकलीफ होती है जिनको गद्दार कहा गया, उनको पूछो कितनी तकलीफ होती है. क्यों कहेंगे ऐसा? 31 साल हमने एक दूसरे के साथ काम किया, एक दूसरे के लिए जान देने के कस्में वादे निभाए, समाज के लिए सब कुछ कुर्बान किया, और केवल आपकी बात नहीं सुनी और आपके लिए सवाल उठाए. गद्दार? हम किसी को गद्दार नहीं. हाँ, वो हमें जरूर गद्दार कहे, हम उनको भी प्रतिबंध नहीं करें. वो कहे, जितना चाहे कहे, जितनी बार चाहे कहे, जितनी मर्जी चाहे कहे, जब तक उनकी संतुष्टि नहीं होती तब तक कहे. लेकिन हम उनको भी गद्दार नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनको दुश्मन मानते ही नहीं. वे हमें दुश्मन मानते हैं, हम नहीं उनको दुश्मन मानते. वो अपने ही लोग हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन निर्धारित है. जिन्होंने वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का, अस्पृश्यता का, गैर बराबरी का, ये सब कुछ निर्माण किया, वो हमारा दुश्मन है. ये थोड़े दुश्मन है. ये भले हमें दुश्मन माने, हम नहीं मानेंगे. अभी वो भी जबरदस्ती करेंगे क्या मानो दुश्मन हमें. पॉलिसी बता रहा हूं क्या होनी चाहिए. टकराव की पॉलिसी नहीं करनी है. लड़ने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है. अभी हम अकेले हैं, कैसे लड़ेंगे? वो अकेले कैसे लड़ेंगे? लड़ने के लिए 2 आदमी की जरूरत होती है ना. और मैंने सुबह कहा, कीचड़ से कीचड़ धोया नहीं जा सकता. ये बुद्धा का सिद्धांत है, मेरा नहीं है. मैं बहुत छोटा आदमी हूं.
और कीचड़ पर पत्थर मारोगे, कीचड़ ही आएगा, हम खराब हो गए, फिर हमको धोना पड़ेगा। तो उनको खुली छूट, जब तक जितनी मर्जी चाहे, जब तक आप संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि ये सभ्यता और संस्कृति का मामला है। हम बुद्धा को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, मूल निवासी महापुरुषों को मानने वाले हैं, और उन्होंने ये हमें नहीं सिखाया, उन्होंने सभ्यता सिखाई। बाबा साहब ने भी दुश्मन को जो जवाब दिए, सभ्य है, ये सभ्यता के जवाब। एक जवाब बताता हूं बाबा साहब। बाबा साहब मद्रास में बाबा साहब की एक सभा थी, मीटिंग थी, पब्लिक मीटिंग थी। तो सर नामदार शास्त्री वहां एक आदमी था कांग्रेस का, वो वामन था। उसने बाबा साहब के खिलाफ पत्रक निकाला और उसने कहा कि बाबा साहब अंग्रेजों के हस्तक है। प्रचार शुरू हुआ, बाबा साहब अंग्रेजों के हस्तक, अंग्रेजों के हस्तक, अंग्रेजों के हस्तक। तो बाबा साहब वहां पहुंचे, कार्यकर्ता मिले और कार्यकर्ता ने कहा, देखो बाबा साहब आपके बारे में क्या लिखा है। तो बाबा साहब ने पढ़ा, तो कार्यकर्ता गुस्सा में थे, तो बोले हम जवाब देंगे। मैं दूंगा, आप चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो। तो बाबा साहब ने कार्यक्रम लिया, पूरा भाषण किया, अपना मैसेज देना था वो दे दिया, और आखिरी में कहा आप भी सुन लेना, सर नामदार शास्त्री को सर ये किताब अंग्रेजों ने दिया। क्यों? क्योंकि सर नामदार शास्त्री अंग्रेजों की सेवा करते थे, खिदमत करते थे। इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर नामदार शास्त्री अंग्रेजों के कुत्ते हैं, मगर मैं ऐसा कहूंगा नहीं। मत लेना कुत्ते। क्यों कहूंगा नहीं? क्योंकि भारत की वो सभ्यता हो, वो संस्कृति हो जो बुजुर्गों का सम्मान करती है, और सर नामदार शास्त्री मेरे से बुजुर्ग है। मैं कुत्ता नहीं कहूंगा, मगर कह सकता हम ऐसा कुछ नहीं, गलत बातों का मतलब यूज ही नहीं करेंगे, गलत शब्दों का। तो यहां से आगे हम किसी को गद्दार नहीं। हाँ, हमें हमारे साथ काम करेगा, जितनी मर्जी करेगा, अगर उसकी नहीं पड़ती निकल जाएगा। हम उसको अवसर देंगे, आपको जो कहना है वो सबके सामने कहो, मौका देंगे, गलती है तो सुधारने का मौका देंगे, अपराध है तो छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि गलती अनजाने में होती है, अपराध जानबूझकर होता है, और बार बार होता है। 2003 से और अपराध को सजा होनी चाहिए। अरुण गवळी काय म्हणतो? चुकीला माफी, आपल्या अपराधाला माफी नाही। चुकीला असली पाहिजे, मला वाटतं डॅडीने सुद्धा चुकीला दिली पाहिजे। अरुण गवळीला लोग डॅडी म्हणतात। तो हम किसी को भी नहीं कहेंगे, वो हमारे भाई लोग हैं, कल हम एक साथ थे ना। और वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों के मन से कर रहे हैं। तो हम किसी को भी गद्दार नहीं। यहाँ आने का ये गिरोह होता है, गिरोह का एक सिद्धांत होता है, आने का रास्ता है मगर जाने का नहीं। ऐसा उन्होंने किया है। वामशेप में आ सकते हो, जाना नहीं है, गए तो गद्दार। और अगर सत्य बनकर या सही बनकर गए तो डबल गद्दार। हमारी बातें अगर बाहर बताओगे और गद्दार। अरे ये तो गिरोह वाला मामला है ना। क्या कहना चाहिए? जब जा रहे हो रेकवाल साहब हो जाओ, ओके, हार्दिक शुभकामनाएं। हम 10 रेकवाल पैदा करेंगे, 10 गुरुजी पैदा करेंगे, 10 प्रेम कुमार पेड़ाम पैदा करेंगे। ये चटपटा क्यों रहे? ऐसा हम नहीं करेंगे, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा साथियों, ये कार्यकाल 2 साल का मैंने बताया, और अगर सही और बेहतरीन ढंग से काम किया तो दूसरा 2 साल, फिर कोई चांस नहीं। अबे हमारी टर्म मान लो अभी कि 2025, 2026, 2 साल का हो। मतलब ये कौन सा महीना है? मार्च 2025 से 26 और 26 से 27, 27 के बाद दूसरा होना चाहिए। और वो जगह लेने की कोशिश आपने करनी चाहिए। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरते हैं, और जो जाता है उसकी जगह जो है उसने लेनी चाहिए।
और उसके लिए जो करना आवश्यक है करना चाहिए। राह नहीं देखना चाहिए दूसरों की, ये करेगा वो करेगा। वो विकल्प वाले विकल्प क्या है क्यों पूछते? क्योंकि उसको कुछ करना नहीं है, उसको केवल बस रहना है, करना नहीं है आगे आकर। इसलिए उपकल्प क्या? जो दूसरों की सुविधा में अपनी सुविधा देखता है वो क्रांति नहीं कर सकता। जो दूसरों की सुविधा में अपनी सुविधा देखता है वो क्रांति नहीं कर सकता। आय व्यय का व्यवहार सही तरीके से रखा जाएगा, हर बात संविधान के दायरे में होगी। हमारी किसी भी पार्टी के साथ बहुजन समाज की जो भी पार्टियां है फ्रेंडली रिलेशन होगा। जितनी भी पार्टियां है, आरपीआई के जितने भी गुट है, भारी बहुजन महासंघ, बहुजन समाज, गोंडवाना लोकता, जितनी भी पार्टियां है, मुसलमानों की हो, आदिवासी की हो, एमटी की हो, एससी की हो, ओबीसी की, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, फ्रेंडली रिलेशन रहेगा। और हम किसी को भी भड़वा दलाल नहीं कहेंगे। बहुत जानबूझकर सुनो, जानबूझकर ही बोल रहा हूं, हमारे ही समाज के लोगों को हम भड़वा दलाल नहीं कहेंगे, पाबंदी लगाएंगे इस शब्द पर। हमारे मंच से कोई भी हमारी समाज की राजनीतिक पार्टी के लोगों को भड़वा दलाल नहीं कहेगा। दूसरा, हमारे जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, अधिकारी, अरे वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उन्होंने हायर एजुकेशन लिया, प्रोफेशनल एजुकेशन लिया है, पीएचडी होल्डर्स है, और उनको कहते हैं गधे। हम नहीं किसी को गधे कहे, केसरी गधे, अव्वल दर्जे के गधे, और उनसे ही पैसा लेते हैं 25,000, 50,000, 1 लाख। अब साधन संसाधन वहां से लेते हैं, उनको गधे कहते हैं। हम अब यहां से आगे हमारे बहुजन समाज के किसी भी हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन लेने वाले को गधे घोड़े कुछ भी नहीं, मान सम्मान करेंगे, उनको मंच पर बुलाएंगे, उनको विषय पर बोलने का अनुरोध करेंगे, उनकी सुनेंगे, सहमत हो असहमत हो अलग बात, सहमति असहमति अलग बात है, सुनेंगे तो सही है। और हम मंच पर बुलाते हैं और मंच पर ही उसका अपमान करते हैं, क्या समझ में आता है? अरे दुनिया में एक आदमी के किसी भी समझ में नहीं आता, बुद्धा ने बताया है। बुद्धा कहता है मैं केवल मार्गदाता हूं, मुझे भी सारी चीजें समझ में नहीं आती अकेले को। तो ये ठेका हम भी नहीं लेंगे और किसी भी पार्टी के और समाज के लोगों को हम गलत नहीं कहेंगे, गाली गलौज तो बिल्कुल नहीं देंगे, और उनके साथ सही तरीके का एक लास्ट कितना 5 मिनिटात एक मुद्दा सांगतो जो सांगना आवश्यक है। चरित्र को लेकर हम बहुत सतर्क रहे। ये जो हो रहा है ना, चरित्र को देखकर लोग आए, तो हमारा चरित्र बेदाग रखने की कोशिश करें, कोशिश नहीं करेंगे। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज। पैसा गया कुछ नहीं गया, शरीर गया थोड़ा गया, अगर चरित्र गया सत्यानाश। एक चित्र होता है समाज में, शीशे के सामने चित्र होता है, समाज के सामने चरित्र होता है, और चित्र से ज्यादा चरित्र सही होना चाहिए। चरित्र सुंदर होना चाहिए, चित्र नहीं, चरित्र। हमको काले कह रहे हैं, जंगली कह रहे हैं, आदिवासी कह रहे हैं, जानवर कह रहे हैं। सलाम, आदिवासी लोग जंगल में आए, बाबा साहब ने सूची बनाकर यहाँ लाया, अब ये जंगल में खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अपमान आदिवासियों का हो, और आदिवासी ने दिखा दिया अपमान का बदला, 500 से ज्यादा रिजाइन लिया। आदिवासी क्या होता है और जब जंगल में आग लगती है तो क्या होता है, वो भी। तो ये चरित्र के मामले को लेकर हम सभी ने बहुत सतर्क रहना चाहिए, किसी को भी इसमें कंसेशन नहीं होना चाहिए। आई एम ए
मेरा चरित्र होगा तो मेरे पदाधिकारी का चरित्र होगा, पदाधिकारी का चरित्र होगा तो कार्यकर्ता का चरित्र होगा, और कार्यकर्ता का चरित्र होगा तो समाज का चरित्र होगा। एक कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम है। चरित्र में गिरावट लाने का प्रोग्राम नहीं, चरित्र निर्माण करने का प्रोग्राम होना चाहिए। और यहां से आगे जो केडर कैंप होंगे, इसमें एक मुद्दा होगा कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र का निर्माण वो करना। अभी ब्राह्मणों ने जो काम किया वो क्या है? वो हिंसा करते थे, इसलिए बुद्धा ने हिंसा के विरोध में लाया पाणातिपाता वेरम। हम हिंसा करने का और हिंसा का अनुसरण नहीं करेंगे। वो हिंसा करते थे, अदिन्ना दाना, हम चोरी करते हैं, ब्राह्मण चोरी करते थे, तो बुद्धा ने लाया हम चोरी करने वालों का और चोरी का अनुसरण नहीं करेंगे। मूसावादा, झूठ बोलने का, कामेश मिच्छाचारा, परस्त्री गमन करने वालों का और परस्त्री गमन करने का हम अनुसरण नहीं करेंगे। सोरा मेरे, मज्ज पमाद खाना, शराब पीने का और शराब पीने वालों का हम समर्थन नहीं करेंगे। इसमें चरित्र है। पंचशील क्या है? ये सील है। बुद्धा की बातें करते हैं, बाबा साहब की बातें करते, इसको अनदेखा करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है और इसको हम कतई इसको अनदेखा नहीं करेंगे। इसलिए साथियों, हम सबको इस पर बहुत ध्यान देना होगा और ध्यान दे के इस बात को हमें करना है। अभी केवल एक लास्ट 1 मिनट का मुद्दा है। हमारी कार्य प्रणाली, बहुत बोलना था, अभी समय का अभाव है। कार्य प्रणाली हमारी कैसे होगी? शाक्य गण की एक परंपरा थी बुद्धा के काल में। हम बुद्धा को अपना पुरखा मानते हैं, तो उनकी एक परंपरा थी, अगर कोई लड़का 20 साल का होता है तो संघ में अर्थात गण व्यवस्था में उसको दीक्षा अर्थात प्रवेश दिया जाता था। अभी बाबा साहब ने क्या किया? यह अधिकार आपको संसद में और विधानसभा में जाने का अधिकार दिया और उसके लिए एज की लिमिट रखी 21 साल। बुद्धा ने रखी थी 20 साल, बाबा साहब ने रखी 21 साल, राजीव गांधी ने रखी 18 साल। समझ होनी चाहिए उसकी। अब इस पे पहला मुद्दा है तन मन धन से गण की रक्षा करना। उसका पहला क्या काम है? जब वो आपकी गण संस्था में आएगा, गण में प्रवेश करेगा, गण की दीक्षा लेगा, संघ में आएगा, संघ की दीक्षा लेगा, संघ का प्रवेश करेगा, तो पहला काम क्या करना है? जिस गण में वो प्रवेश करता है उसकी तन मन धन से सुरक्षा करना, ये पहला। अब आप इस संगठन में आएंगे तो संगठन की रक्षा करना वो भी तन मन धन से आपकी जिम्मेवारी है। और वो तन मन धन का क्या मतलब? 5 चीजें है, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम देना। ये नॉन पॉलिटिकल रूट्स है। दूसरा, गण सभा में सभी को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। फिर नहीं कहना कि हमें बुलाया नहीं, हमें पूछा नहीं, हमें बताया नहीं, हमें ये पूछना था। सबको आने का निबंधन रहेगा। जब भी त्रैमासिक राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग होगी, महीने की मीटिंग होगी, जिले की मीटिंग होगी या तहसील की मीटिंग होगी, जिनको सवाल पूछना है उनको उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। उपस्थित रहेंगे तो कार्यवाही पता चलेगी, कार्यवाही पता चलेगी तो गलत और सही का पता चलेगा, गलत और सही का पता चलेगा तो गलत का विरोध करोगे और सही का समर्थन करोगे। अगर जाओगे ही नहीं तो जब वो मीटिंग होती है ना, उसमें आप एक टिप होती है, देख लेना, इस मीटिंग को फिर आधे घंटे के बाद इस मीटिंग को यहां लिया जाएगा और उसको कोरम का अभाव नहीं रहेगा। क्यों लिखा जाता है ऐसा? नियम है। तीसरा, बिना किसी भय और पक्षपात के बगैर किसी भी शाक्य की कमी को खुलकर कहना हो। बुद्धा का है, मेरा नहीं। आप मीटिंग में उपस्थित रहते हो ना, तो किसी भी भय और भेदभाव के बिना जो भी कमियां हैं हमारे अंदर वो आपको खुलकर बोलनी चाहिए। बुद्धा का है। हम बुद्धा की सारी बातें बताते, इतना नहीं बताते। हम हमेशा सब चर्चा करते हैं, कौन सी? मुझे निष्ठावान लोग चाहिए, बुद्धि की कमी की भरपाई मैं कर दूंगा। ये बताते हैं कब? जब हम छोड़कर जाते हैं। लेकिन ये कभी नहीं पढ़ाते। कौन सा?
नेता पर निगरानी रखनी चाहिए। हम इस विषय पर कार्यक्रम लेंगे। नेता पर नियंत्रण करना चाहिए, नेता पर निगरानी करनी चाहिए, ये सब। तीसरा, यदि आप पर दोषारोपण है तो आपने क्रोधित नहीं होना चाहिए। बुद्धा, यदि आप पर आरोप है, दोष है, तो आपको क्रोधित नहीं होना चाहिए। ये तो चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं। क्रोधित नहीं होना चाहिए, और दोषी है तो स्वीकार करना चाहिए। बुद्धा, गलत बात को या गलती को स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस होता है, बुद्धा कहते हैं। और एक दूसरे के प्रति वैमनस्य, दुश्मनी, शत्रुत्व की भावना नहीं रखनी चाहिए। पांचवा है, व्यभिचारी व्यक्ति गण का सभासद नहीं होगा। बुद्धा 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 सतनाम। बुद्धा के साला नीला भी चल रहे हैं, इतना गलत। किसी की हत्या करने वाला यदि गण का सदस्य नहीं होना चाहिए। आपने 5 मिनट का वीडियो देखा, मेरी हत्या करने का आदेश दिया। और बुद्धा कहते हैं किसी की हत्या करने वाला आदमी, गुनहगार आदमी, अपराधी आदमी, क्रिमिनल माइंड का आदमी, कुरापति दिमाग वाला, सात्विक दिमाग वाला, षड्यंत्र करने वाला आदमी गण का सदस्य ही नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ो, झूठी साक्ष्य देने वाला, झूठ बोलने वाला व्यक्ति गण का सदस्य नहीं होना चाहिए। झूठी साक्ष्य देने वाला, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला गण का सदस्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब ब्राह्मण गण का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये बाबा साहब बुद्धा ने किया है। इस तरह से बुद्धा ने पंचशील बनाया, बाबा साहब ने इसको संविधान में डाल दिया, और बाबा साहब ने यही व्यवस्था देश के लिए अपनाई। हम लोग यही व्यवस्था देश के लिए, हमारे संगठन के लिए अपनाना चाहते हैं, और इसके लिए आपका साथ सहयोग चाहिए। और मुझे आशा है, विश्वास है, भरोसा है कि आप साथ सहयोग देंगे। और ये जो आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, महान जिम्मेवारी हम लोगों पर दी है, ये हमसे पूरा करवाने की जिम्मेवारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।